हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन की पूरी थ्योरी कॉम्पैक्ट वर्जन में देख ली है। इससे ज्यादा की थ्योरी की जरूरत नहीं है। आज से हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स और आप बिलीव करोगे इस लेक्चर में हम 50-60 क्वेश्चन करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट 80-90% क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है क्योंकि आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चालू करने से पहले एक मैं टेबल बनवा देता हूं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में काम आने वाला है आपको, कि यहां पर लाइन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये चार पैरामीटर्स जो हुए हमारे 4-5 पैरामीटर। नॉर्मली तो RLC होता है, बट रिएक्टेंस XL क्या होगा, ओमेगा L, और XC होगा 1/ωc। ठीक है, तो इनके फैक्टर किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं वो मैंने एक जगह पे लिख दिया है। ये स्लाइड आपको बहुत हेल्प करेगी अलग अलग एग्जाम्स में। लाइक लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, ये सारे के सारे क्या होंगे, वो ये डिक्रीज करेगा। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेस अगर करते हैं हम लोग, मतलब दो कंडक्टर का सेपरेशन इंक्रीज करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। रेडियस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करेंगे, इफेक्ट ऑफ अर्थ टेकन ले, हाइट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, हाइट अगर हम लोग बढ़ाएंगे तब क्या होगा। ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया, बहुत लॉजिकल है, हर एक के सारे के फॉर्मूले आपको पता है। फॉर्मूले से आप रिलेट करने की कोशिश करना और आप सारे के सारे ये जितने इंक्रीज क्यों हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Question number first. The earth conductor carried in a high voltage transmission line is above the line conductor, below the line conductor, between the line conductor, none of the above. ग्राउंड वायर कहां चलता है, ग्राउंड वायर हमारा अबव द लाइन कंडक्टर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द परसेंटेज वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज कंप्यूटेड एज वेयर एस इज द सेंडिंग एंड एंड आर इज द रिसीविंग एंड, नो लोड, एनएल क्या है, नो लोड, और एफएल मतलब फुल लोड, है ना। तो आपको फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, रिसीविंग एंड साइड में जब हम नो लोड लगाएं तब क्या वोल्टेज होगा, और जब हम लोड फुल लोड लगाएं तब क्या वोल्टेज होगा, तो वो करते हैं हम लोग। और हमें लकीली क्या मिलता है, देखिए नॉर्मली स्टूडेंट तो रटने लग जाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन सर सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड इंटू 100%, ये रट लेते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए अवेलेबल है, सिर्फ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि यहां पर VS सिर्फ शॉर्ट में आता है, उसके अलावा बाकी ट्रांसमिशन लाइन में हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये वोल्टेज क्या कहलाता है, वो टर्मिनल वोल्टेज जब नो लोड कंडीशन है ना, रिसीविंग एंड साइड का ही होता है वोल्टेज। बट यहां पे शॉर्ट में VR और VS हमारे बराबर हो जाते हैं नो लोड के केस में, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसलिए आप देखिएगा तो फुल लोड तो होगा नहीं, है ना। तो देखो VR नो लोड, SL मत कर देना, है ना, सेंडिंग एंड नहीं, रिसीविंग एंड साइड में नो लोड। तो शॉर्ट में क्या होता है, रिसीविंग एंड साइड नो लोड इक्वल टू VS, इस वजह से VS यहां आ जाता है। चीज का ध्यान रखना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है ACSR कंडक्टर है क्या है, ऑल कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, आउटर कंडक्टर है मेड ऑफ एल्यूमिनियम, इनर कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, नो कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ACSR में क्या होता है, बीच में स्टील होता है और आउटर लेयर्स में सारे के सारे में क्या होता है आपका एल्यूमिनियम रहता है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल कंडक्टर्स, आउटर कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। तो इनर कंडक्टर तो आपका क्या होता है, स्टील का होता है। नो कंडक्टर ऐसा तो होगा नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन एनी केस व्हेन द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज्ड, हाइट अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो हमारे द लाइन कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस विल नॉट चेंज, है ना। देखो अब यहाँ पे टेबल हेल्प करेगी आपको। हाइट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस तो नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। आपका कैपेसिटेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये ऑप्शन आपको पता चल जाएगा यहां से, द लाइन कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, लाइन कैपेसिटेंस विल डिक्रीज एंड द लाइन इंडक्टेंस विल इंक्रीज। नहीं, लाइन इंडक्टेंस अनचेंज, द लाइन कैपेसिटेंस विल डिक्रीज बट लाइन इंडक्टेंस रिमेन अनचेंज्ड। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Under no load condition in transmission line, the receiving end voltage is greater than the sending end voltage. The effect is, कौन सा कहलाता है भाई, रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज क्यों ज्यादा हो जाता है, बिकॉज ऑफ उधर हमारा कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से वहां पे वोल्टेज बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, फेरेंटी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, इसी इफेक्ट, तीन तो अवेलेबल है। ये क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, ये आपका फ्लोरेसेंट लैंप वगैरह पढ़ते हैं ना, वहां पे आएगा। जब मैं आपका इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसको बताऊंगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नॉट है ना, नॉट रिलेटेड, बिल्कुल सही बात है। वोल्टेज रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन, है ना। अब आपको छांटना है तो 100%, भाई नहीं, 100% वोल्टेज रेगुलेशन पागल हो जाएंगे क्या, 98-40 बहुत कम
1 डिजिट वैल्यू है ना, ये 2% भी आइडियली नहीं होती है, बेस्ट हम मान सकते हैं, बट ये 5-7% के आसपास भी हो सकता है ना, तो बेस्ट बोला है हमें तो 2% लगा देते हैं यहाँ पे, है ना, इसकी जगह 4 भी होता 4 लगाना पड़ता हमें, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो दूर दूर तक नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द वोल्टेज रेंज जनरली यूज्ड इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए आपको मैंने शॉर्ट, मीडियम और इसको तो मैंने किलोमीटर के इसमें तो बताया ही है, किलोमीटर में 80 किलोमीटर, लेस देन 80 किलोमीटर है ना, फिर 80 से लगाकर हमारा 200 किलोमीटर। अब देखिए कई सारी जगह पे ये 200 को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कि कई सारी जगह 160 भी मान लेते हैं और कई सारी जगह पे 240 भी मान लेते हैं, है ना, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन के ऑप्शंस में क्या अवेलेबल है। और अबव, इसके अबव जो भी जाएगा, अबव दिस किलोमीटर, तो वो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट, ये मीडियम और ये आपका लॉन्ग हो जाएगा। अच्छा एक चीज और भी बताई मैंने, एलएफ का रेशो भी बताया, एलएफ का रेशो कि जहां से 0 से 4000 से कम, फिर 4000 से 10,000 के बीच में, और आपका 10,000 से अबव लॉन्ग। अब वोल्टेज का भी बता देता हूं कि वोल्टेज में क्या होगा कि आपका लेस देन 20 की 0 से लगा के 0 से 20 किलो वोल्ट है ना, ये आपका शॉर्ट कहलाएगा, शॉर्ट, ठीक है, ध्यान रखना। 20 to 100 किलो वोल्ट हम लोग क्या बोल देंगे, मीडियम बोल देंगे, मीडियम। और अबव 100 क्या बोल देंगे, अबव 100 किलो वोल्ट आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो यहां पर देखो मीडियम की रेंज कौन सी हो गई, 20 से लगा के 100, तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस यहां पे लेके कभी किसी किताब में 160 है, किसी में 200, किसी में 240 है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन सपोर्ट used in transmission and distribution line, must have high mechanical strength, should have longer life, should be light in weight without the loss of mechanical strength। तीनों के तीनों सही है, मतलब 1 2 3 है ना, सही है, करेक्ट ही पूछा है। देखो ऑप्शन पढ़ने के बाद क्वेश्चन वापस से पढ़ना कि इनकरेक्ट है कि करेक्ट पूछा है ना। चलिए तो इस चीज का ध्यान रखना, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Which of the following effect is resultant because of the size of the conductor frequency and specific resistance, specific resistance मतलब resistivity of the conducting material, किसका, स्किन इफेक्ट। अब आप बोलोगे सर प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, तो बट हमने स्किन इफेक्ट में स्किन डेप्थ पढ़ा है ना फॉर्मूला, तो वो इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे दो कंडक्टर या म्यूचुअल वाली चीज नहीं पूछी है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, It is desired to transmit electric power for a distance of 200 किलोमीटर, what would be the most economical transmission voltage। तो देखो 200 किलोमीटर मतलब ऑलमोस्ट हमारा 160 200, मतलब ये हमारा मीडियम को भी क्रॉस कर चुका है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिकल पड़ेगा वो हमारा 132 किलो वोल्ट पड़ेगा, कि ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज पे हम लोग, क्योंकि लॉन्गर की बात होगी तो हम लोग 132 पे ट्रांसमिट करवाएंगे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको, 200 किलोमीटर थोड़ा सा लार्ज है, और वहां पर हम देख बाकी के ऑप्शन 33, 11, 3.3 तो दूर दूर तक नहीं है, 11 तो हमारा जनरेटिंग ही रहता है भाई, ट्रांसमिटिंग वोल्टेज तो हम स्टेप अप करते हैं ना, नॉर्मली 400 तक करते हैं, नॉर्मली हम 400 पे स्टेप अप करते हैं, बट यहां पे 400 वगैरह तो अवेलेबल है नहीं, 33 होगा नहीं, तो कौन सा बचा, 132 है ना। मीडियम वगैरह में होता है या थोड़ा किलोमीटर कम होते तो हम 33 पे सोच सकते थे, बट वो अभी सिचुएशन है ही नहीं। नेक्स्ट है, हाई वोल्टेज फॉर अ ट्रांसमिशन पावर इज इकोनॉमिकल अवेलेबल फॉर, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पावर इज इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ओपन सर्किट वोल्टेज, डीसी करंट, एसी करंट, है ना। अब देखो 2-3 ऑप्शन हमें समझनी पड़ रही है कि कहां की बात हो रही है, बट आप देखो कि हाई वोल्टेज अगर ट्रांसमिशन इकोनॉमिकल बनाना है तो वो एसी करंट में ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ द वोल्टेज इज यूज्ड फॉर इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, 20 से लगा के 100। अभी सेम क्वेश्चन हमने अलग तरीके से करा था, तो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका, है ना, मीडियम का ना 20 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस पर कंडक्टर इन 3-फेज लाइन इज टाइम्स द लूप इंडक्टेंस फॉर अ सिंगल फेज। आपको एक चीज बताई थी मैंने कि सिंगल फेज में, देखो सिंगल फेज में अगर मैं यहां पे पर कंडक्टर, ए कंडक्टर का निकालूं तो 2 × 10⁻⁷ ln d बाय r, ln d बाय r डैश, है ना, ऐसा किया था हम लोगों ने। अब मैंने बताया था कि जो लूप होता है, लूप मतलब 2 कंडक्टर पूरा लूप, तो वो कितना हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ LA हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ LA। तो ये तो हमारी सिंगल फेज की रही। 3 फेज में मैंने आपको सिखाया कि पर फेज अगर कोई इंडक्टेंस पूछे तो 2 × 10⁻⁷ ln GMD अपॉन GMR, मतलब ये हम लोग कर देंगे DM डिवाइडेड बाय DR DS, है ना।
ये कर देंगे। तो इसका मतलब यहां से ये पता चला है कि भाई पर फेज या पर कंडक्टर के फॉर्मूले में ज्यादा अंतर नहीं, बस यहाँ पे सिंपल डी और डी आर डैश या जीएमडी और जीएमआर है, बस इतना ही अंतर होता है। बट लूप का 2 टाइम्स होता है। तो यहां पर आपसे पूछा है कि 3 फेज का पर कंडक्टर ऑफ 3 फेज, मतलब पर फेज की बात कर रहे हैं, एक फेज की बात कर रहे हैं। और लूप का कितना होता है? 2 टाइम्स होता है। लूप का कितना होता है? 2 टाइम्स। तो अभी आपसे उल्टा पूछ रहे कि ये कितने टाइम्स ऑफ द लूप है, तो हम क्या हो जाए, हाफ हो जाएगा कि भाई लूप का कितना 2 टाइम्स ऑफ ये है, तो उसका उल्टा अगर पूछेंगे मतलब हम ये बोल दें कि लूप इंडक्टेंस इक्वल टू 2 की जगह 3 फेज पर फेज कर दें, और ये 3 फेज पर फेज क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ लूप इंडक्टेंस हो जाएगा। लूप इंडक्टेंस तो 1/2, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ध्यान देना, मैंने जो इंडक्टेंस की समरी बताई है तो वहां बताया था लूप इंडक्टेंस, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस में बी इग्नोर्ड विदाउट मच एरर इफ द लाइन्स आर। कैपेसिटेंस इफेक्ट को कहां नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग? शॉर्टर लेंथ के लिए, और शॉर्टर लेंथ मतलब लेस देन 80 किलोमीटर, लेस देन 80 किलोमीटर मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस इफेक्ट को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली इन लो वोल्टेज डीसी ओवरहेड, हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन, डी इज द करेक्ट है। स्किन इफेक्ट कहां पे? फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ अर्थ इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, है ना। अर्थ का अगर अर्थ का वो आ जाता है प्रेजेंस, तो आपका कैपेसिटेंस क्या आएगा? इंक्रीज करेगा, है ना। तो इंक्रीज द कैपेसिटेंस, तो प्रेजेंस ऑफ अर्थ इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, ए इज द करेक्ट आंसर। A wire placed on the top of the transmission line act as a ground wire, D is the correct answer, है ना। ट्रांसमिशन टावर के ऊपर जो टॉप पे जा रहा है वायर, उसको ग्राउंड वायर हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। A single phase line consists of 2 long solid conductor each having a radius r separated by d distance. What is the capacitance between the conductors? Between the conductors कौन सा कैपेसिटेंस? लाइन कैपेसिटेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ए बी, 2 कंडक्टर्स के बीच में ए बी, मतलब लाइन कैपेसिटेंस की बात हो रही है। और ये ए एन क्या है हमारा? फेस कैपेसिटेंस, है ना, कंडक्टर टू न्यूट्रल। तो इसका मतलब आप देखिएगा कि यहां पर सर आपको लगेगा कि सर ये फॉर्मूले तो बहुत अजीब वाले लग रहे हैं, क्योंकि हमने तो एप्स नॉट आर एल एन डी बाई आर एल एन में पढ़ा है, और यहां पे सब लॉग में ऑप्शन है, सारे के सारे क्या है? लॉग में ऑप्शन है। तो एल एन को लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं तो 2.303, मतलब ये जो एल एन है इसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर दिए, तो एक वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा यहां पे, और ऊपर की सारी वैल्यू का क्या कर देंगे? एप्सिलॉन को 8.85 × 10⁻12 ये सब रख के, और ये माइक्रो फेराड पर किलोमीटर में हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आप लाइन टू लाइन का पूछेंगे, सारी चीजें चेंज करेंगे, तो नॉर्मली ये जो आएगा 0.0242 आता है ना, ln d बाई आर, बट इसका हाफ हो जाता है, हाफ, तो इसका हाफ कर देंगे तो 0.0121 डिवाइडेड बाई लॉग, है ना, लॉग d बाई आर डैश। तो आपको ध्यान रखना है, ये 0.0242 न्यूमेरिकल करने के लिए लॉग में भी आप ध्यान रख सकते हो, और आप चाहो तो उससे भी ध्यान रख सकते हो। तो आपको यहां पर आएगा 0.0212 डिवाइड बाय लॉग डी बाय आर, है ना, आर डैश नहीं होता इसमें, कैपेसिटेंस में आर डैश नहीं होता, सिंपल आर होता है, माइक्रोफेराड पर किलोमीटर। नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए सर इसका 10⁻⁻12 कहां चले गया, वो सब इसमें हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, माइक्रोफेराड पर किलोमीटर में एडजस्ट कर लिया ये सारा का सारा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन 0.0121 ये किसका है? लाइन का। अगर कोई पूछे फेस का पूछे या कंडक्टर टू न्यूट्रल पूछे तो आपको 0.042 लगाना है ना, बाकी सिर्फ कन्वर्जन है, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओवरहेड लाइंस जनरली यूजेस कॉपर कंडक्टर, ACSR कंडक्टर, सी इज द करेक्ट आंसर। ACSR is used in place of copper in overhead lines because high current carrying capacity, being lightly in weight, economical and higher tensile strength, all options are correct। नहीं, देखो ACSR अगर हम कॉपर की कंपैरिजन करें तो कॉपर का कंडक्टिविटी तो सबसे ज्यादा होता है, ACSR में तो भाई एल्यूमिनियम है ना, स्टील और एल्यूमिनियम, तो कंडक्टिविटी हायर, करंट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी कॉपर से तो ज्यादा नहीं, कॉपर की सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो ACSR हम लोग लेते हैं वो बिकॉज कि हम क्या करते हैं, ACSR का मतलब सिर्फ एल्यूमिनियम से कंपेरिजन नहीं चल रहा है कि कॉपर और एल्यूमिनियम का, ACSR के अंदर स्टील होता है, स्टील को क्यों रखते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, कि भाई मजबूत रहे, ऐसा नहीं झूल नहीं जाए बहुत ज्यादा, है ना, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, और इकोनॉमिकल, क्योंकि एल्यूमिनियम इकोनॉमिकल पड़ता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ता है स्टील की वजह से, और इकोनॉमिकल पड़ेगा एल्यूमिनियम की वजह से।
तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं तो जनरली क्या होता है, ऑल ऑफ द करेक्ट लगाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बिंग लाइटर इन वेट करके सोच लेते हैं स्टूडेंट। बट यहाँ एल्यूमिनियम से कंपेरिजन नहीं हो रहा है, ACSR से हो रहा है। 66 किलो वोल्ट इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अब देखो ये हमारा यहाँ पे अगर कॉमन सेंस लगाए हम लोग, तो यहाँ पे 20 से लगा के 20 किलो वोल्ट से लगा के 100 किलो वोल्ट के बीच में हमारा क्या रहता है, ये किलो वोल्ट के बीच में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन रहता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन रहता है, ठीक है। बट ये मीडियम में भी क्या है, थोड़ा सा रेंज बदलता रहता है, और शॉर्टर में आपका जो रहेगा वो लेस देन 20 किलो वोल्ट जो रहेगा आपका, वो किसके लिए रहता है, आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो 66 किलो वोल्ट हमारा बेस्ट सुटेबल कहाँ जाएगा, हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और मीडियम कहाँ से कहाँ तक है, मीडियम आपका होता है मीडियम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है लेस देन 80 किलोमीटर, लेस देन 80 किलोमीटर। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 80 किलोमीटर से लगा के 160, 200 है ना, जो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग 200 किलोमीटर, तो 80 से 200 के बीच में। अब देखो ऑप्शंस देखो, तो यहां पर 66 किलो वोल्ट इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर 30 किलोमीटर। तो नॉर्मली आपका जो आंसर होगा कि सर ये तो मीडियम में फॉल करता है, मीडियम में है ना, 60 तो मीडियम में, और मीडियम के हिसाब से किलोमीटर क्या है 30 और 60 तो नहीं, 80 के अबो होना चाहिए, तो 80 के अबो 120 है। बट 120 80 से थोड़ा सा काफी दूर हो जाता है ना। अब देखो कॉमन सेंस लगाना है आपको, क्योंकि इसके हिसाब से देखें तो इसके हिसाब से तो भाई 120 आ जाना चाहिए कि सर 120 तो हमारा 80 से 160 के बीच में फॉल कर रहा है। बट आप यहां पर ध्यान से देखें कि जो 66 किलो वोल्ट है वो आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में फॉल जरूर हो रहा है ना, कहां पे, बीच में कहीं पे हो रहा है। बट यहां पर 30 बहुत छोटा हो जाएगा, 30 बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसके लिए जो सुटेबल रहेगा वो 60 किलोमीटर रहेगा। तो कई बार ये सारी चीजें भी चेंज करनी पड़ती है टाइम के, मतलब कॉमन सेंस लगाना पड़ता है थोड़ा। इसीलिए मैंने आपको जब शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का वो बताया था, उसमें एक चीज बताई थी कि आप L/F के रेशो से ज्यादा याद रखना, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा, लेंथ है 1 किलोमीटर का और फ्रीक्वेंसी है 4 किलो हर्ट्ज, तब आपका बदल गया, तब उसको लॉन्ग में कंसिडर करते हैं, चाहे वो 1 किलोमीटर की लंबाई है, ये भी बताया था मैंने आपको। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर आपको 60 किलोमीटर लगा सकते हैं, आप 60 किलोमीटर लगा सकते हैं, क्योंकि 66 केवी हमारा कहीं ना कहीं ये तकरीबन ये 20 और 100 के उस साइड में रेंज है। इसका अगर मिड पॉइंट देखें तो मिड से भी ऊपर की साइड में है। और यहां पर अगर हम 30 किलोमीटर ले लेंगे, अगर यहां पे 120 किलोमीटर ले लेंगे, तो ये हमारा 80 के बहुत बहुत ऊपर पहुंच गया है, मतलब तकरीबन 40 किलोमीटर और ऊपर पहुंच गया है। तो हम ये बेस्ट सुटेबल, क्योंकि सुटेबल पूछा है, सुटेबल फॉर 60 किलोमीटर लेंगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हैज अ लेंथ, क्या हो जाएगा, अप टू 80 किलोमीटर। डी इज द करेक्ट आंसर। द कंडक्टर मटेरियल यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट हैव, है ना, द कंडक्टर मटेरियल यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, होना चाहिए भाई, लो कॉस्ट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, लो कॉस्ट होना है, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाई, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेक कैलकुलेशन वगैरह होता है ना ट्रांसमिशन में, ऐसा ये जो आपका वायर झूल जाता है ना, ट्रांसमिशन टावर, दो टावर के बीच में आप वायर देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसे झूलता हुआ, इसको बोलते हैं सेग आ गया, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेग आ गया। तो इस सेग कैलकुलेशन हम लोग आगे चल के जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन में नहीं पढ़ते, क्योंकि हम मैकेनिकल डिजाइन, इंसुलेटर, सेग कैलकुलेशन ये सब एक साथ पढ़ेंगे, पूरा का पूरा जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है वो बाद में पढ़ेंगे। तो वहां पे जब आएगा तो वहां पे आपको मैं हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताऊंगा कि भाई ग्रेविटी की वजह से वहां पे एक डेरिवेशन करते हैं सेक कैलकुलेशन का। तो अभी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके दूर दूर तक क्या है कि होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं होना चाहिए, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉमिनल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कौन सा होता है, नॉर्मली 11 किलो वोल्ट पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर देते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो, बंडल कंडक्टर इन EHV ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड कोरोना, नहीं भाई कोरोना लॉस को तो रिड्यूस करता है, कोरोना लॉस भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ के टाइम में, कैलकुलेशन के टाइम में कोरोना भी मैं आपको बता दूंगा। इंक्रीज लाइन रिएक्टेंस, रिड्यूस लाइन कैपेसिटेंस, रिड्यूस वोल्टेज ग्रेडियंट। बंडल कंडक्टर क्या करता है, आपका वोल्टेज ग्रेडियंट को रिड्यूस करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, इस चीज का ध्यान रखना।
द कंडक्टर्स यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर मस्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड हैव लो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक resistance, it should be light in weight and not brittle, it should have low cost and high tensile strength, all options are correct. the conductor है ना, क्या होना चाहिए करेक्ट, देखो it should be low value of specific resistance, मतलब रेजिस्टिविटी लो होगी मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, सही बात है. it should be light in weight and not brittle, है ना कि वेट उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और लो नॉट ब्रिटल, बहुत ब्रिटल मतलब कि अचानक से क्या टूटना, वो नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट हैव लो, इट शुड हैव लो कॉस्ट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. तीनों की तीनों बात सही है, इसका मतलब ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट है कॉपर कंडक्टर आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज, कॉपर कंडक्टर्स आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज इट हैज लॉन्गर लाइफ एंड हाई कंडक्टिविटी. देखो जनरली हम लोग एल्यूमिनियम और ACSR प्रैक्टिकली यूज करते हैं, बट क्वेश्चन आ गया कि भाई कॉपर कंडक्टर अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करेंगे तो कॉपर की आपको विशेषता बतानी है. रिक्वायर मोर इंसुलेटर, रिक्वायर मोर सपोर्ट, इट्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू अलाउ लॉन्ग स्पान, ये सब नहीं होता है ना, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्पान झूल जाता है, कॉपर तो और जल्दी झूलता है. हैज लॉन्गर लाइफ एंड हाई कंडक्टिविटी, तो एक ही इसके फेवर में जा रहा है, अदरवाइज तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में कॉपर का यूज नहीं करते हैं, है ना. क्योंकि अब देखो हो सकता है ट्रांसमिशन छोटा सा कर रहा हो, 1 किलोमीटर का ट्रांसमिशन कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है. तो हमें कॉमन सेंस भी लगाना है कई बार, नहीं तो हम अड़ जाएंगे, सर कॉपर से तो ट्रांसमिशन होता ही नहीं, ACSR यूज होता है, तो फिर तो क्वेश्चन छोड़ने वाला है. बट कॉमन सेंस लगा के हमें ऑप्शंस तो पिक करना है ना, तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल जो है ऑप्शंस वो है हैज लॉन्गर लाइफ एंड हाई कंडक्टिविटी, तो ए इज द करेक्ट आंसर. देखिए क्या होता है ना, गेट हो गया या जो रेप्यूटेड एग्जाम बार्क हो गया, इसरो हो गया, इनमें कभी भी कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा. बट जेई लेवल में क्या होता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में कॉमन सेंस वाला भी आपको पार्ट 5% आपके ब्रेन को कॉमन सेंस के लेवल पे भी डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज आप दिक्कत में आ जाओगे, है ना. जेई लेवल के एग्जाम्स में पता चले ये क्वेश्चन दिया, एग्जाम से बाहर आए, बोल दिया कमेटी ने कि भैया क्वेश्चन तो हट गया, और पता चले आप वहां पे 10-15 मिनट लगा दिए, तो कई बार थोड़ी सी चीजें आपको कॉमन सेंस से लेनी पड़ेगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ नॉमिनल टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन द शंट कैपेसिटेंस कैन बी, कहां पे एज्यूम करते हैं, टी में, बीच में करते हैं ना. एज्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ द मिडिल, डी इज द करेक्ट आंसर, एट द मिडिल ऑफ द लाइन. आइडेंटिफाई अ वैलिड डिसएडवांटेज ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन. अब देखो HVDC आपने नहीं पढ़ा है, बट कॉमन सेंस देखना. हाई रेडियो इंटरफ्रेंस, HVDC का मतलब है कि भाई फ्रीक्वेंसी नहीं हो, डीसी ट्रांसमिशन हो रहा है ना, डीसी ट्रांसमिशन हो रहा है. हाई रेडियो इंटरफेरेंस, रेडियो इंटरफेरेंस तो फ्रीक्वेंसी होगी तब एग्जिस्ट करेगा, इसमें तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं. एक्सपेंसिव कन्वर्टर, हाँ इसके ऊपर आप थोड़ा सा रुक सकते हो. हाई कोरोना लॉस, ये भी सब हमारे एसी के हैं. स्किन इफेक्ट, ये भी सब हमारे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी वाले हैं. तो एक ही ऑप्शन है एक्सपेंसिव कन्वर्टर. कि HVDC का एक डिसएडवांटेज क्या है, HVDC में क्या होता है, देखो जनरेशन तो एसी में ही हो रहा है, जनरेशन तो आपका एसी में ही हो रहा है, बट उस एसी को हम पहले डीसी में कन्वर्ट करते हैं. एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग, रेक्टिफायर से, और फिर उसको लॉन्ग ट्रांसमिशन कर देंगे हम लोग HVDC में. फिर वापस जो यूटिलिटी है वो भी तो आपकी एसी में है, भाई हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो भी तो एसी है. तो वापस आपका डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर. तो यहां पर कन्वर्टर्स यूज होते हैं. कन्वर्टर्स का मतलब है कि रेक्टिफायर और इन्वर्टर जो यूज हो रहे हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है. तो यहां पे एक्सपेंसिव कन्वर्टर क्या होते हैं, एक डिसएडवांटेज है HVDC के साथ में. हालांकि HVDC को जो लॉन्ग, वेरी लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए अगर हम लोग यूज करें ना, तो HVDC बहुत बढ़िया रहता है. HVDC का एक और विशेषता क्या रहता है कि भाई देखो एसी सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी फ्रीक्वेंसी में ऊपर नीचे किया तो आपके जनरेटिंग प्लांट पे क्या होता है, उसका असर होता है. अब मान लीजिए हम हमारे आसपास की जो कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अभी जैसे बांग्लादेश में हमारा, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ, तो सपोज करो हम बांग्लादेश को में हमारा ट्रांसमिशन है, बिजली का लेन देन है थोड़ी देर के लिए, पाकिस्तान में लेन देन है. तो मान लीजिए वहां पर कुछ गड़बड़ हुई और उसकी वजह से भारत में ब्लैकआउट हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सिंक्रोनाइजेशन में. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब एक फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, क्योंकि वहां ऊपर नीचे कुछ भी लोड होगा तो यहां पे असर आएगा. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, HVDC से ट्रांसमिशन करें, क्योंकि HVDC में क्या फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, उन्होंने उनके यहां कुछ भी हो रहा है, हमारे यहां पे असर नहीं आएगा. तो ऐसे ट्रांसमिशन को बोलते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन. असिंक्रोनस ट्रांसमिशन कि नेबरिंग कंट्री में कुछ भी हो रहा है उसका असर हमारे यहां नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है हमारा ग्रिड, है ना. तो ये एक बड़ा एडवांटेज है HVDC का. तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन सबको बिजली चाहिए तो हम क्या देते हैं, HVDC से लो, HVAC से नहीं देंगे, है ना. चलिए नेक्स्ट है,
द इंक्रीज इन वोल्टेज एट रिसीविंग एंड ऑफ एन ओपन सर्किटेड लाइन और लाइटली लोड कंडीशन द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज कॉल्ड, है ना, इंक्रीज वोल्टेज फेरेंटी इफेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कंडक्टर इन ए डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। डबल सर्किट लाइन में क्या होते हैं, 6 कंडक्टर्स होते हैं, तो क्या दे रखा 1 अर्थ कंडक्टर अलॉन्ग विथ 4 कंडक्टर, नहीं 6 कंडक्टर्स 1 अर्थ कंडक्टर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो यहां पर भी आ जाएगा वेरी एक्सपेंसिव। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरहेड कंडक्टर मटेरियल्स प्रीफर्ड फॉर अ हार्मफुल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। देखिए जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि ट्रांसमिशन लाइन मान लीजिए ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया से जा रहा है जहां का एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस है, तो वहां तो हमारा जो ACSR ट्रांसमिशन लाइन जा रही है उसके ऊपर क्या हो सकता है, उसके ऊपर डैमेजेस हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे एटमॉस्फेरिक माहौल में बिजली तो पहुंचानी है, तो वहां के लिए जैसे अमोनिया जैसी गैसेस अगर होगी तो वहां पे हम लोग फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वाली ट्रांसमिशन लाइन हम लोग यूज करते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड द करेक्ट वोल्टेज रेंज फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तो 20 से लगा के 100, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फॉर एन आइडियल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन विद 0 वोल्टेज रेगुलेशन इफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इज 150 वोल्ट देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है, मतलब VS माइनस VR डिवाइडेड बाई VR। तो ये 0 कब होगा, जब VR और VS क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब 150 अगर आपका रिसीविंग एंड सेंडिंग में कितना हो जाए, 150 हो जाए, सी इज द करेक्ट आंसर। ये सिर्फ शॉर्ट में पॉसिबल है ना। नेक्स्ट है What kind of metal does continuous bus bar wire typically consist of? बस बार जो होती है, देखिए जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर से जो आपका पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जैसे पहली मंजिल पे मान लो आपका अल्टरनेटर रखा है, जनरेटर रखा है, तो आपकी नीचे ग्राउंड पे क्या रखेगा, आपका ट्रांसफार्मर होगा, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि 11 kV को 400 वोल्ट पे 400 किलो वोल्ट पे ले जा रहा है, स्टेप अप कर रहा है। तो उन दोनों का जो कनेक्शन होता है वो एक बस बार से कनेक्शन होता है, जो कि एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी हुई रहती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉपर और एल्यूमिनियम, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अंडर नो लोड कंडीशन द करंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू। अब नो लोड कंडीशन में अगर करंट आएगा तो वो चार्जिंग करंट कहलाता है, बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस, है ना, तो कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, है ना, ये कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, कैपेसिटेंस में कुछ अगर नो लोड है, इधर लोड में कुछ भी नहीं है, बट जो अगर करंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो चार्जिंग करंट कहलाता है, और वो किसकी वजह से आएगा, कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन की वजह से आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन ACSR कंडक्टर द इंसुलेशन बिटवीन द एल्यूमिनियम्स एंड स्टील कंडक्टर्स इज, है ना, देखो वहां पे एल्यूमिनियम, वहां पे आपको ACSR जो स्टील रखा है, एल्यूमिनियम रखा है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करने की, नो इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द स्किन इफेक्ट इज इंक्रीजेस, बी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। द रेशो ऑफ लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस एंड लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस इज, दोनों का रेशो देखना है ना, लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस और लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, तो 1/2 हो जाएगा। दोनों कैपेसिटेंस आपको पढ़ा रखे हैं, दोनों का रेशो कर देना, तो क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है टी कॉन्फ़िगरेशन द मीडियम लाइन द शंट कैपेसिटेंस इज एज्यूम्ड टू मिडिल, बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, क्या क्या सुटेबल नहीं भाई, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिव, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई लोअर, देखो नॉट सुटेबल फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी सुटेबल नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखो एक क्वेश्चन किया था ना हमने ऐसा हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला, सेम उसका उल्टा पूछ लिया। अभी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब समझो कि भाई वो सेक को बढ़ा देता है, ये हमारा, देखो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि इस पोल से इस पोल के बीच में वायर एकदम स्ट्रेट रहे, बट वो थोड़ा सा झूलता है, बिकॉज ऑफ कि वहां पे ग्रेविटी लग रही है। अगर ज्यादा होगी, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, तो और ज्यादा नीचे झूलेगा वो, हमको चाहिए नीचे ज्यादा झूल गया तो भाई नीचे से कोई निकल रहा है, आदमी के सर पे टकरा जाएगा, है ना, मृत्यु हो जाएगी। तो आप देखो कई सारी जगह पे आप खेतों वगैरह में जाओगे और जहां से हाई टेंशन लाइन जा रही होगी बहुत नीचे से चले जाती है ना, और कभी भी हाई टेंशन वायर के नीचे बैड वेदर में तो स्पेशली नहीं चलना है। वैसे तो कोशिश करो किसी भी वेदर में उसके नीचे नहीं खड़े रहो, बट बैड वेदर में जहां बारिश हो रही है या मॉइस्चर वाला मौसम है तो वहां तो कतई खड़े नहीं रहना है, नहीं तो खींच लेगा ऊपर आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट है, हो गया हमारा, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज लेवल इज यूज्ड इन प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन मतलब प्राइमरी मतलब जहां से हमारी ट्रांसमिशन, तो 33 440 वोल्ट तो होगा नहीं, 11 तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 132, डी इज द करेक्ट आंसर।
फॉर एन एबीसीडी पैरामीटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, AD माइनस BC इक्वल टू 1, रेसिप्रोसिटी है ना, तो A इज द करेक्ट आंसर, याद है बिल्कुल बेहतरीन। Nowadays aluminum wire are more widely used than the copper because availability in large quantity, high conductivity, good mechanical strength, है ना। तो देखो अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, ये भी एक आंसर हो सकता है। हाई कंडक्टिविटी तो नहीं, कॉपर की ज्यादा होती है। तो देखो यहां पर लो कॉस्ट, तो अवेलेबिलिटी और कॉस्टिंग में अब एक नॉर्मल सा व्यक्ति है, उसको पैसे से ज्यादा मतलब है ना, कि कितना अवेलेबल है उसको नहीं पता, तो R&D करने वाले साइंटिस्ट जानते हैं। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है भाई, कॉस्टिंग कम है, लो कॉस्ट। तो हमारा प्राइमरी रीजन क्या है, लो कॉस्ट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डायमीटर पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी शेप ऑफ द कंडक्टर पे, सॉलिड है कि हॉलो है इस पर डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नहीं तो स्किन डेप्थ का फॉर्मूला देख लेना, उसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज कहीं से भी नहीं है। A 30 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन कैरिंग पावर एट 33 किलो वोल्ट इज अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, वोल्टेज भी कम है और आपका किलोमीटर भी कम है। ACSR कंडक्टर मीन्स एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टिल रिइंफोर्स्ड, बी इज द करेक्ट आंसर, फुल फॉर्म ही पूछ लिया। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेंज इज यूज्ड फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ये कितनी बार आ चुका है, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, बहुत बार आ चुका है। फॉर अ 3 लेयर स्ट्रैंडेड वायर द नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेयर रिस्पेक्टिवली आर। मजेदार क्वेश्चन है, देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये क्या कहलाता, ये क्या कहलाते थे, नंबर ऑफ लेयर, है ना। x क्या है, नंबर ऑफ लेयर, तो 3 लेयर मतलब x कितना है, 3 है, तो x 3 है, तो इसको जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 प्लस 1, तो कितना हो गया, 9 27 और माइनस 9 प्लस 1, तो 27 में से 9 चले गया, तो ये बचा 18 और 19, तो पूरे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड जो होने चाहिए वो 19 होना चाहिए, मतलब तीनों का जो सम है वो 90 होना चाहिए। हमने एक एक लेयर वाइज नहीं निकाला, हमने डायरेक्टली 19। तो देखो 19 में तो यहाँ पर 1 7 8 14 3 19 को क्रॉस कर जाएगा, 8 4 12 और 13 ही हुआ, 15 और 1 16 ही हुआ, 12 और 6 18 और 1 19, तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक लौता ऑप्शन है जो कि ओवरऑल क्वांटिटी, एन क्या शो कर रहा है कि कितने ओवरऑल स्ट्रक्चर में, पूरे स्ट्रक्चर में कितने कंडक्टर्स है ना, वो शो कर रहा है। तो यहां पर आपके क्या होंगे 19, तो तीनों का सम करेंगे तो 19 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इज इट पॉसिबल टू हैव करंट इन ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन, बिल्कुल पॉसिबल है, नो लोड में कैपेसिटेंस में होता है, यस बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस इफेक्ट, सही बात है, ए इज द करेक्ट आंसर। प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस विथ नेबरिंग टेलीफोन लाइन कैन बी डन बाय, अच्छा ये जो आपस की लाइन में जो इंटरफेरेंस नहीं हो या टेलीफोनिक लाइन से इंटरफेरेंस नहीं हो, इसके लिए हम ट्रांसपोजिशन यूज करते हैं, ट्रांसपोजिंग लाइन में इस तरीके से देखो, ए बी सी है ना, फिर ये नीचे चले जाएगा, फिर ये नीचे चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ए बी सी, फिर इनकी पोजिशनिंग चेंज हो रही है, फिजिकल पोजिशनिंग चेंज होती है एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ताकि जो अलग अलग जो इफेक्ट हो रहे हैं वो सब में आते जाए और ओवरऑल हर एक कंडक्टर उस वाले इफेक्ट से जाते जाए, बाकी डिटेल वर्जन की जरूरत नहीं, ट्रांसपोजिशन इसको बोलते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, इन अ ट्रांसमिशन लाइन द वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव व्हेनेवर रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर, देखो रिसीविंग एंड वोल्टेज यहाँ पे है, ये है हमारा कोई सी भी ये मान लीजिए नो लोड वोल्टेज और ये वी आर, तो यहाँ पे लेस देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज, ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर निगेटिव है इसका मतलब ये होना चाहिए ग्रेटर, है ना, और अगर ये सेंडिंग एंड की बात करें मतलब ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस को ही कंपेयर कर रहे होंगे, है ना, शॉर्ट को ही कंपेयर कर रहे हैं, शॉर्ट में हम डायरेक्ट नो लोड को वीएस लिख सकते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब रिसीविंग एंड क्या होगा, ग्रेटर देन दी सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कंडक्टर्स एक्सपीरियंस स्किन इफेक्ट इन किसमें, एसी ट्रांसमिशन, डी इज द करेक्ट आंसर। द फिल इन द ब्लैंक्स कॉजेस अ रियल पावर लॉस इन कंडक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, किसमें रियल पावर, देखो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस में तो रियल पावर नहीं होता, सिर्फ रिएक्टिव पावर होता है उसमें, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, शंट कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, इन ट्रांसमिशन लाइन जनरली द वायर्स आर यूज्ड ऑफ ACSR वायर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। अ ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट्स, है ना, कौन कौन से कांस्टेंट्स रहते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, शंट कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, सीरीज कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, सीरीज एंड शंट कैपेसिटेंस, तो डी इज द
करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो एट दिस नोट हमने पूरे के पूरे ट्रांसमिशन के क्वेश्चंस फिनिश कर दिए हैं। बस इसी तरीके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। पावर फ्लो इक्वेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट उसको मैंने करवा दिया है ताकि आपके नोट्स में लिखे रहे, कभी किसी एग्जाम्स में जरूरत हो तो बार बार फिर अलग कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं करना पड़े, अलग कोर्स ज्वाइन नहीं करना पड़े, इस वजह से वो लिखे रहने देना, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में कभी कभी वो इक्वेशंस काम आ जाती है। ठीक है, तो एट दिस नोट हमारा पूरा ट्रांसमिशन हमारा फिनिश होता है। ओके, थैंक यू सो मच।